need of new form of limited liability partnership. Why it was needed, we have already discussed. Still, we'll have a reading of the same. Okay. There was a need for a new legislation for creation of LLP to meet the contemporary, that is present growth requirements. उस हिसाब से थी कि आपको एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाना पड़ेगा जो दो चीजों को सेटिस्फाई करता हो. एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म that would provide an alternative to the traditional partnership. Traditional मतलब क्या था? Unlimited liability and law-based governance. तो we can see कि इसका फॉर्मेशन आसान है as compared to company. LLP का फॉर्मेशन काफी आसान है, तो इन दैट मैनर वो इजी हो गया. बट एट द सेम टाइम जैसा अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं था. देयर वाज नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस. वो पार्टनर जिस तरह से डिसाइड करते थे उस हिसाब से होता था. ओके, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता. Whereas in the case of LLP they have made it mandatory. उसके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया गया, स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया टू बी वेरी प्रिसाइज. ओके, in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative to combine, organize and operate in a flexible, innovative and efficient manner. Okay, flexibility भी होना चाहिए, मतलब easy coming in, easy going out, easy formation. एट द सेम टाइम रिस्क भी नहीं होना चाहिए. तो ऑब्वियस है कि हमने उसको अनलिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका रिस्क लेवल भी कम हो गया. और देखो यहाँ पे किसको एनेबल करने के लिए इसका फोकस था? प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज. मैंने कल भी बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही है, बट प्राइमा फेसी इसका सबसे ज्यादा यूज प्रोफेशनल ही करते हैं. और जैसे हमारे बाकी सारे लॉज, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उनका बेस कहीं ना कहीं यूके से डील करता है. हम आज भी उनके कई सारे केस स्टडीज यूज करते हैं. ओके, इन अ सिमिलर मैनर एलएलपी का स्ट्रक्चर भी यूके का जो एलएलपी लॉ है उसके ऊपर बेसिस रख के बनाया गया है. उनका 2000 में बना था, हमारा 2008 में बना था. सो वी वर एबल टू हैव सम इनसाइट कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. ओके, इट इज व्यूड एज एन अल्टरनेटिव टू कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल. बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू, बट ऑल्सो अलाउज इट्स मेंबर्स the flexibility of organizing their internal structure. वो अपने हिसाब से उनका internal structure organize कर सकते हैं with a limited liability. किसको किसको काम लगेगा? Entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind engaged in scientific and technical disciplines. Again it है ना, वो बार बार एक ही चीज को reiterate करता है. अगर आप ये nature of business पढ़ोगे तो आपको इधर दिखता है services. And services are provided by professional or vocational persons. तो ज्यादातर इसका काम प्रोफेशनल पर्सन्स के रिलेटेड होता है. ओके, चलो इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ऊपर जो नीड था वही का वही चीज यहाँ पर रिपीटेड है ना, कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का एक अल्टरनेटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो कल हमने उसका फीचर डिस्कस किया था. ओके, पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा. सो इट इज ऑफरिंग बोथ थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड विद अ लिमिटेड लायबिलिटी. इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. मैंने कल आपको एग्जांपल देके बोला था कि हम जो भी अच्छा है वो पिकअप कर लेंगे, बाकी की सारी चीजें हम उसको छोड़ देंगे. वापस उसी चीज को एक चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करके बताया हुआ है.
इसमें बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस में देखो, इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? मैंने इसका दूसरा नाम बताया था, डायरेक्टर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है, वैसा यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। इसका फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा? फर्स्ट डे of April to 31st day of March of the following year. You have to be little bit careful over here. In case of LLP incorporated after 30th day of September of a year, say for example it was incorporated on 10th of November 2019 for example, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? Year next following that year. ये होगा कि ये होगा? Which one? पढ़ के बता। जो 30th सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, द फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च, वो तो कंफर्म हो गया, ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग। सोच के बताओ। ओके, व्हाट इज द फॉरेन एलएलपी? उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। Okay, limited, it is means a partnership formed under this act. This act means LLP Act 2008. LLP agreement, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पार्टनरशिप में डीड होता है, उसी चीज को यहाँ पे क्या बोला गया है? LLP agreement, okay, which will govern the rights and duties of partners. Who is a partner? Who becomes a partner of LLP in accordance with the agreement? इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी प्रोविजन नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसका मतलब क्या होगा? जहां पे स्पेसिफिकली लिखा हो, है ना, LLP एक्ट में, in relation to certain things in ओके, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? ऑब्वियस, जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया था वैसा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, a person who is declared by a court to be incompetent, undischarged, insolvent, or who is declared insolvent, or who has applied to be declared as insolvent, जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। ओके, तो ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ऑब्वियस है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो पार्टनर भी नहीं बन सकता है। Every LLP shall have at least 2 partners. Obviously, minimum 2, maximum no limit. अब सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी वक्त नंबर ऑफ पार्टनर लेस देन 2 हो गए, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होगा? that there is only one partner and that one partner carries on business for a period of 6 months in that situation, okay, then that partner would be personally liable. as such होना क्या चाहिए? the moment
द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर लेस देन 2, एक पार्टनर हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाना चाहिए। बट फिर भी अगर कोई पर्सन उसी मैनर में बिजनेस कंटिन्यू रखता है फॉर अ पीरियड ऑफ more than 6 months, then that person would be personally liable. Moving forward, who is a designated partner? जैसा मैंने कहा था कि कंपनी में जैसा डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर क्या करता है? मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। इन अ सिमिलर मैनर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी वही काम करता है, बट उसका एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस चीज के रिलेशन में है? कि गवर्नमेंट के साथ जो लीगल कंप्लायंस करना होता है, दैट यू आर सपोज टू फाइल योर एनुअल रिटर्न, financial statements every year before a specific date to ROC. ओके, आपको अगर इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, जो आपने डिबेंचर वाले चैप्टर में सीखा होगा 12th स्टैंडर्ड में, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसके रिलेटेड जो भी, मतलब जहां जहां पे भी लीगल कंप्लायंस की बात आएगी, समथिंग मोर, अगर आपके वहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो उनको प्रोविडेंट फंड के रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे। ओके, आपका अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, है ना? तो जहां जहां पे भी लीगल कंप्लायंस की बात आएगी, wherever there is a legal compliance, okay,